आज बात करेंगे 6 जेपीएससी के क्वेश्चन की जो एग्जाम में पहले आया हुआ है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे क्वेश्चन का। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि प्योर सिल्वर रुपया वाज इशूड बाय, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि रुपया को प्योर सिल्वर रुपया, इसको पहली बार यूज किसने भारत में इंट्रोड्यूस किया था, ये पहला प्रश्न है। तो सही उत्तर भी आपको बताएंगे और एक्सप्लेनेशन भी साथ में बता देंगे ताकि जो दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आए या अगला पीटी एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत नहीं हो उसमें, और इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में अकबर, शेरशाह, जहांगीर और औरंगजेब है। आप तब तक आंसर बताइए, लेकिन आपको बता दें कि भारत में रुपया जो कागज का नोट है ये लाने का श्रेय जाता है भारत में पुर्तगालियों को। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि भारत में किस देश के लोगों ने कागज का नोट लाया था, वो था पुर्तगाली। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि दिल्ली सल्तनत में भारत में कॉपर जित्तल और जो टका था, सिल्वर टका, ये यूज करने वाले व्यक्ति इल्तुतमिश थे। तो वो भी एक प्रश्न बनता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सिल्वर का प्योर रुपया। तो आपको ये सही उत्तर इसमें होगा कि वो यूज किया था शेरशाह ने। सही उत्तर शेरशाह होगा। और अब अकबर के बारे आता है कि प्योर गोल्ड का असरफी मुहर, ये अकबर ने असरफी मुहर यूज किया था। अगर यही क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में प्योर गोल्ड का असरफी मुहर यूज करने वाला पहला राजा कौन था, तो अकबर होगा। जहांगीर वेराइटी ऑफ गोल्ड का मुहर लाया था और औरंगजेब ने भी वेराइटी ऑफ गोल्ड का मुहर लाया था। तो पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें सही उत्तर होगा कि शेरशाह जो थे उन्होंने, शेरशाह ने 1539 के बाद ही ये रुपया ले आया था, सिल्वर का रुपया ले आया था। और खास करके चौसा की जब लड़ाई हुई थी तो बैटल ऑफ चौसा के बाद इस रुपया को लाया गया था। और साथ ही साथ अकबर के बात की जाए अगर तो वो असरफी मुहर था, लेकिन जहांगीर 1605 से 1627 के बीच गोल्ड के अलग अलग वैरायटी ले आया। और 1658 से 1707 जो औरंगजेब की मृत्यु हुई है, उन्होंने भी कई गोल्ड के अलग अलग मुहर लाए। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें अगर ये पूछा जाएगा कि भारत में गोल्ड कॉइन्स पहली बार यूज होने वाला जगह कौन सा था, तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता का। और किस वंश के लोगों ने सबसे ज़्यादा मुद्रा गोल्ड का शुरुआत किया था, तो कुषाण वंश के लोगों ने। ऐसे कई क्वेश्चंस अलग अलग इससे आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो 6th जेपीएससी के पूरे क्वेश्चन हैं वो भी बता दें, और इसके साथ नया कोई क्वेश्चंस की अगर लगता है कि नया क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी बता दें। दोनों पर फोकस कर देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में मैचिंग दिया हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं होता है। हकीके हिंदी या तहदीबुल अखलक, गुंजल तिजर या जवामुजुल हिकायत इब्न मिस्कवया, तो इसमें किसने क्या लिखा था, इसको सिर्फ आपको मैचिंग करना है। तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए जल्दी से जो लोग उत्तर देना चाहते हैं वो उत्तर दे दे, तो आपको एक स्टैंडर्ड भी पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है जेपीएससी का, तो उसको भी आपके साथ डील कर रहे हैं। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ए सही उत्तर होगा, ए वाला आंसर जो होगा, मतलब ए का 3 आप देखें इसको, इसका सही उत्तर में हम टिक कर दे रहे हैं। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये ऑथर एंड बुक्स का नाम है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें कि प्रिंसली स्टेट ऑफ बाघट वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश इन, ये कब एनेक्स किया गया था, जैसा आप जानते हैं। इसका उत्तर बता दीजिए पहले। ये 1848, 1850, 1852, 1853। तो इसमें सही उत्तर आप जानते हैं तो बता दें। बाघट ऐसे वर्तमान में अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के साउथ पोर्शन पर है। एट प्रेजेंट हिमाचल के साउथ पोर्शन पर है बाघट। और ये जब डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसी आई थी तो 1848 में उन्होंने सतारा को मिलाया था
और 1854 में 1854 में नागपुर को मिलाया था। ये दो मेन प्रोविंस थे और इसके बाद उसने कई प्रोविंस को मिलाया, जिसमें झांसी था, उदयपुर था, जैतपुर था और बगहट भी था। और ये जो बगहट था ये 1850 में, सही उत्तर होगा 1850, 1850 में बगहट को मिलाया था और ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, गोद लेने के प्रथा का अंत वाली जो पॉलिसी थी, और एक कुशासन वाला था जिसमें कुशासन का आरोप लगा करके, मैल गवर्नमेंट का आरोप लगा करके डलहौजी एनेक्स कर लेता था। तो उसका जो सही उत्तर होगा उसमें कुशासन वाले में वो था अवध। 1856 में अवध को मिला लिया था और जो ब्रजेश कादिर, सबसे कम उम्र का सुल्तान, उसको उसने गद्दी पर बैठा दिया था 1856 में, याद रखिएगा। 57 में फिर सिपाही विद्रोह हो गया है। उसके पहले डलहौजी ने जो गोद लेने के प्रथा का अंत किया था उसमें सबसे ज़्यादा मराठा राज्य को मिलाया था, ये भी याद रखेंगे। सतारा मराठा था, नागपुर मराठा था और झांसी भी मराठा के कब्जे में था उस समय। तो 3 मराठा राज्य को उसने हराया था। इसका एक कारण ये भी था कि सबसे ताकतवर भारत उस समय में मराठा ही था और डलहौजी ने मराठा को डिफीट करके बता दिया कि वो भारत में कुछ भी कर सकता है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिसमें इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको दिखे क्वेश्चन। Who among the following participated in salt सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रहा। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कौन गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया है? तो सही उत्तर क्या होगा? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर सभी? इसमें से कौन महात्मा गांधी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह में शामिल हुआ? तो आपको ये बताना है कि सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी के साथ, आप लोग को पता होगा जरूर, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर सभी लोग? सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। आप लोग कई बार बनाए भी होंगे घर में और सभी लोगों ने लिखा है डी, और डी सही उत्तर होगा। जैसा आप जानते हैं कि सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था ये, और ये 78 लोगों के साथ गांधी जी ने शुरू किया था। सरोजिनी नायडू इसमें शामिल थी, राजकुमारी अमृत कौर ये भी शामिल थी बॉम्बे में। राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम हेल्थ मिनिस्टर भी बनी है, ये भी एक क्वेश्चन राजकुमारी अमृत कौर से आ जाएगा। सरोजिनी नायडू प्रथम भारत की गवर्नर जो थी वो बनी थी सरोजिनी नायडू, और प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर में। तो ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं पुराने क्वेश्चन से ही नए क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है और उस पर्पज से भी आपको इजी पड़ेगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो हैं, ये इन्होंने सेवा दल बनाया था और जो सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था उसकी ये स्पोक्स पर्सन रखा गया था। मतलब जो आज के डेट में जो पार्टी प्रवक्ता होते हैं, आप देखते होंगे टेलीविजन डिबेट पर अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, उसी प्रकार से उस समय में स्पोक्स पर्सन बनाया गया था और वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो सभी लोग होंगे और इसी को सॉल्ट सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही साथ चल रहा था, और ये सबसे लंबा, जो भारत में सबसे लंबा रुक रुक कर चलने वाला आंदोलन रहा है। इसी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए महात्मा गांधी के साथ ब्रिटिश सरकार ने बातचीत करने के लिए जो था वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, जिसमें गांधी जी सेकेंड में से पार्टिसिपेट किए थे, बाकी में नहीं गए थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद गांधी जी चले गए साइन करके, और उधर से आए तब तक जल्दीबाजी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। तो आप जानते हैं कि 1931 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में, उस समय वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था और गांधी जी का पहला बार विरोध शुरू हो गया कांग्रेस के अंदर, और जो युवा थे वो गांधी जी का विरोध कर रहे थे और साथ ही साथ
उनको लगा कि गांधी जी ने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, गांधी जी की इसी गलती के चलते इन्हें फांसी मिल गई है, और उनको काला झंडा भी दिखाया गया था। हालांकि क्वेश्चन 1931 से एग्जाम में आता है कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर किस सेशन में फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो 1931 के कराची सेशन में, याद रखेंगे, कराची में अडॉप्ट किया गया था। तो अगला क्वेश्चन, ये संविधान का क्वेश्चन नजर आ रहा है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेज आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? किस अनुच्छेद में ऐसा दिया गया है कि कुछ टैक्स केंद्र लगाएगी, केंद्र ही कलेक्ट भी करेगी, केंद्र लगाएगी, केंद्र ही कलेक्ट करेगी, लेकिन वो राज्यों में बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन केंद्र और राज्य में वो बांटा जाएगा। आर्टिकल 268, 269, 270, आर्टिकल 271। तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताएं आप लोग, आंसर क्या होना चाहिए इसका? कि केंद्र ही लगाएगी, किस में होगा ये जल्दी से बताएं। तो सारे लोग आंसर क्या लिख रहे हैं? ए, सी, और कोई आंसर आ रहा तो बताएं जल्दी से। डी क्वेश्चन है कि केंद्र ही लगाएगी, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो सही उत्तर इसका हो रहा है सी। ये सी सही उत्तर होगा, सी। आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा ना कौन सा सही हो रहा है। 270, आर्टिकल नंबर 270, जिसमें केंद्र लगाती है और वह राज्यों में बांट देती है। 269 जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, 269, ये टैक्सेज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट ये असाइन टू द स्टेट, इसको स्टेट को देंगे। एक केंद्र इस टैक्स को नहीं रखता। आर्टिकल 269 बोलता है कि केंद्र लगाएगी, कलेक्ट करेगी, लेकिन पूरा स्टेट में बांट देगी। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा था, ये था कि सेंटर लगाएगी लेकिन कलेक्शन के बाद केंद्र और राज्य दोनों को बांट देगी। 268 होता है जिसमें सेंटर लगाती है और कलेक्टेड जो होता है, और इसको अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट होता है, मतलब केंद्र लगाएगी लेकिन इसमें राज्य जो है वो कलेक्ट कर सकती है। 271 में होता है कि सेंटर जो है वो कभी भी 269 270 पर कुछ कानून बना सकती है। सो एनी टाइम वो इंक्रीज कर सकती है कोई भी टैक्स को, ये बताया जाता है। कि क्वेश्चन क्लियर नहीं है? अभी क्लियर नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन? इतना तो दिखाई देना चाहिए हमको लगता है ऐसा। अभी दिख रहे? अभी दिख पा रहे? दिख रहे तो बताइए जल्दी से। अभी दिख रहे ना? दिख रहा है, अंजलि लिख रही है कि दिख रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं हम लोग। ये आप लोगों को पता होगा कि टैक्स को बंटवारा करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि वो आर्टिकल जो है 280 के द्वारा एक फाइनेंस कमीशन भी बनाते हैं जो केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा देखता है। वित्तीय आयोग का गठन भी करते हैं राष्ट्रपति अगर चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का फीचर कौन सा नहीं है? 6th JPSC PT में ये आए हुए प्रश्न है।
अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ एंड रेड टेपिज्म। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून, लाल फीताशाही। आसान प्रश्न है। सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? और सारे लोगों ने लिखा है डी। डी लिख रहे हैं, ठीक है, डी तो ठीक लग। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म ये वर्ड सही है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें उसके पार्ट हैं। 1992 में एक रिपोर्ट आया था। ये रिपोर्ट जो आया था इसमें बताया गया था, वर्ल्ड बैंक का सेटअप किया गया था कि गुड गवर्नेंस किसको बोला जाएगा। तो उसमें पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारी चीज़ों को रखा गया था। कंसस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, कुल 8 पॉइंट रखे गए थे वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के सहयोग से। 1992 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और उस पर बताया गया था कि गुड गवर्नेंस का फीचर किसको बोलेंगे, और उसमें 8 कुल पॉइंट बताए गए थे, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ था। रेड टेपिज्म जो होता है ये जब ब्यूरोक्रेसी कहीं पर हावी हो जाती है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और बाकी जो है, जो पार्ट है कि फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस नहीं है, तो रेड टेपिज्म नहीं है, तो ये वाला आंसर होगा। ये बताया गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये सही है कि लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी में जब अफसरशाही शुरू हो जाता है तो उसको वाइट कॉलर क्राइम भी आता है, वाइट कॉलर क्राइम जिसको कहते हैं, और रेड टैपिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये सही उत्तर होगा, रेड टैपिज्म। तो आप 5 कोशिश करना है इसमें कि सारे उत्तर आपके सही हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 6 हो गया है, तो हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन इस साइड में दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अभी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, who rejected the principles of administration as a myth and proverb? हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मैरिनी, F.W. रिक्स। ये सारे इकोनॉमिस्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका काफ़ी नाम है। किसने कहा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? तो किसने कहा था ये आपको बताना है। कोई आंसर आ रहा है आप लोगों का? ए ईसा कंदीर, श्रुति निराला, किरण देवी। ए आप लोगों ने लिखा है हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन, उन्होंने रिजेक्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मिथ्स एंड प्रोवर्ब। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि इसमें से कौन एक इकोनॉमिस्ट था? हर्बर्ट साइमन। ड्वाइट वाल्डो जो है ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ड्वाइट वाल्डो अमेरिकन थे ये भी। रिक्स भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। और ड्वाइट वाल्डो एक किताब 1948 में लिखे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। ये फिलहाल के लिए हमारे पास जानकारी इतनी है। अलग अलग अगर एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेट इज एवरीवेयर। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। राज्य हर स्थान पर है। देखिए इसमें बोला जा रहा है ना कि राज्य जो है वो सिर्फ इंडिया स्टेट है, ऐसा नहीं है, वो समाज में भी स्टेट है, तो हर स्थान पर एक स्टेट है। तो ये इट लीव्स हार्डली ए गैप,
दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? वेलफेयर स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट और पुलिस स्टेट। क्या होगा सही उत्तर? हमारा संविधान क्या कहता है? आप देखिए, लॉजिक लगाइए, आंसर आ जाएगा। स्टेट एवरीवेयर है। से हट जा रहे क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोग के पास होगा, हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं आज। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा वेलफेयर स्टेट, ए। स्टेट हर जगह पर है, तो ये स्टेटमेंट से कंसेप्ट होता है कि वेलफेयर स्टेट का। स्टेट का मतलब वेलफेयर स्टेट है। ये वेलफेयर स्टेट का संकल्पना भारत के संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज गिवन? जल्दी से बताइए। वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, ये भारत के किस संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? वेलफेयर स्टेट किस पार्ट में है? जल्दी से बताइए आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज गिवन किस भाग में? संविधान के किस भाग में बताइए? वेलफेयर स्टेट, भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना है, संविधान के किस भाग में? जल्दी से। अभी ये सबसे पहले और तेज आया है किरण देवी बलराम कुमार साहू का। पार्ट 4 सही है। पार्ट 4 शशिकांत भी ठीक है। हमारा आंसर आने के पहले आपको बताना है, एक्स्ट्रा आंसर आपको देना होगा। इसका आंसर तो मिल ही गया होगा सारे लोगों को, लेकिन इसका पर्पस है ये पार्ट 4 सारे लोगों का ठीक है, सुजीत हेम्ब्रम और बाकी लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये पॉइजनस मस्टर्ड गैस क्या होता है? पॉइजनस मस्टर्ड गैस क्या होता है? गैस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, या फिर कुछ भी नहीं होता है? ये क्या होता है बताइए? पॉइजनस मस्टर्ड गैस, जिसको सल्फर मस्टर्ड बोलते हैं, ClCH2CH2 होल स्क्वायर S2, ये क्या है? जिससे स्किन भी जलने का खतरा होता है, आंख जलने लगता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये समाप्त हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और ये सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये मस्टर्ड गैस ये क्या है? मस्टर्ड गैस जो है ये एक लिक्विड होता है, ठीक है, ये लिक्विड होता है मस्टर्ड गैस। एक लिक्विड के तौर पर इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट। क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट इज ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट एंड ग्लिसरॉल ट्रायोडेट। ये सारी जानकारी क्लास 7-8 के पुस्तक में दी रहती है। अगर आप 7-8 की पुस्तक में अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 7th और 8th की पुस्तक पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ फायदा हो जाएगा, बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? सी, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट ये सही होगा। तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट ये एक
आपको पता होगा कि डायनामाइट में यूज किया जाता है, और इसका दूसरा भी यूज होता है कि केमिकल स्प्रे होता है एट द टाइम ऑफ चेस्ट पेन ड्यूरिंग द हार्ट अटैक। ये भी एक क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक के समय चेस्ट पेन में चेस्ट में जो केमिकल स्प्रे किया जाता है वो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है। इसके अलावा भी 3 ऑप्शंस और दिए हुए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी अगर है तो आप बताएं। नाइट्रोग्लिसरीन भी बोला जाता है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी बोला जाता है। जो ग्लिसरॉल होता है ये सॉल्वेंट के रूप में फ्लेवरस कलर्स के रूप में यूज किया जाता है। ग्लिसरॉल जो ट्रायोडाइट होता है इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स एंड टैबलेट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। मानव शरीर में कितना प्रतिशत अल्कोहल आ जाने के बाद मृत्यु हो जाती है? What % of alcohol in human blood causes death? जल्दी से बताएं। मानव शरीर में कितना प्रतिशत अल्कोहल कंज्यूम कर लेने पर डेथ हो जाती है? 5%। सही उत्तर होगा 5%। सी ये वाला सही उत्तर है ये। और अगला क्वेश्चन है, द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज ए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर कनेक्टिविटी, कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी एंड हार्डवेयर। सो इफ वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तो उसका क्या बेसिकली अर्थ हो रहा है? आसान है। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र अक्सर सुनते हैं, आईटी सेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टिविटी एंड हार्डवेयर। डी नंबर ये वाला, कनेक्टिविटी के साथ हार्डवेयर, इसका मतलब भी आईटी होता है। यूज ऑफ एनी कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, फिजिकल डिवाइस से इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इसको प्रोसेस करना है, कैसे सिक्योर करना है इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए। सारा जितना भी डेटा है वो सिक्योरिटी कैसे होना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। रिजगढ़ इन मुंडा ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू विच प्लेस? रिजगढ़ मुंडा ट्रेडिशन में प्रयोग किया जाने वाला रीजगढ़ किसके साथ जुड़ा हुआ है? रीजगढ़ थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं क्वेश्चन। राजगीर कौन, चलिए जल्दी से बताइए कि राजगीर का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ राजगीर, अर्लीस्ट नेम ऑफ राजगीर? चलिए सबसे पहले उत्तर किसका आता है? राजगीर का सबसे पुराना नाम क्या था? यहां तो रिजगढ़ इन मुंडा ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू विच प्लेस, दैट इज राजगीर। एंड व्हाट वाज द अर्लीस्ट नेम ऑफ राजगीर? बताइए, इसका उत्तर दीजिए। श्रावस्ती गलत हो गया। और ये गिरिवर नहीं, गिरिवर नहीं था। अच्छा, हमको लगता है कि कोशिश उन्होंने किया है बताने का। आई थिंक इट वॉज गिरिवराज। गिरिवराज, गिरिवराज ठीक है, ये गिरिवराज होगा। राजगीर का पुराना नाम जो था वो था गिरिवराज। 5 पहाड़ियों से उस समय में 5 पहाड़ियों से राजगीर जो है वो घिरा हुआ था,
और ये जो 5 पहाड़ी था राजगीर में, उसी के बीच में उस समय के तात्कालिक जो राजा थे, और मगध की अर्लीस्ट राजधानी भी राजगीर ही थी उस वक्त, मगध की अर्लीस्ट राजधानी। और बाद में आपको जैसा पता है कि ये राजधानी चेंज होकर के बाद में वो दूसरे प्रांत में चली गई थी। तो सही उत्तर उसमें राजगीर सही है आप लोगों का। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख पाए। पूरी पिक्चर चेंज हो गई। अच्छा, यहां पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रेंडशिप 2016, 2016 जो है ये क्यों जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा करना होगा तब आपको दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कभी कभी ये है तो अच्छा चीज़, लेकिन कभी कभी इसमें सही से हैंडल नहीं करने से दिक्कत आ जाती है। दिख पा रहा है अभी आप लोगों को? दिख रहा है? ये थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। व्हाट इज फ्रेंडशिप 2016 दिख रहा है? ज्यादा छोटा हो जा रहा है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बड़ा हो। अभी दिख पा रहा है थोड़ा? ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय सोल्जर्स ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान, हमको लगता है ये वाला सही होगा। फ्रेंडशिप, यही क्वेश्चन था। 2016 जो है पाकिस्तान और रूस के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ था, हमको लगता है ये सही होना चाहिए। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द सोल्जर्स ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान, ये सही है। फ्रेंडशिप 2016 वाज ए ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन, और ये पहला हुआ था चूंकि रशिया के साथ भारत का संबंध हमेशा अच्छा रहा है, और इसलिए यहाँ पर एक दूसरे देश पाकिस्तान के साथ जब होता है तो थोड़ा चिंता की बात हो जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द 14 इंडिया समिट और डेवोस? दो आसियान का बैठक, ये क्वेश्चन, आसियान की बैठक जो है वो आयोजित कहाँ हुई थी? इसको आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, बहुत आसान था पकड़ना। देखिए, आसियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें आसियान इंडिया समिट हुआ था। अब देखिए, इस्लामाबाद में कोई चांस बनता भी नहीं है, भारत के साथ हमेशा तो रिश्ते खराब होते हैं। तो सही उत्तर इसमें वियंटियन होगा। वियंटियन कहाँ की राजधानी? चलिए इतना बता दीजिए, वियंटियन कहाँ की राजधानी है?
ये कहाँ की राजधानी है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये राजधानी है लाओस की, है ना, लाओस की राजधानी है। ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ा सा पिक्चर छोटा कर देते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब फिर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तब ठीक होगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। आप सारे पिक्चर का पहले स्क्रीनशॉट ले लें तो हमें लगता है कि ठीक रहेगा। जैसे इसका ले लें, पहले इस पेज का ले लें, थोड़ा सा इसको खाली बड़ा करते हैं। आप एक साथ में, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पेज हो जाता है इसलिए इसको छोटा किया गया, और ये नहीं करना चाहिए था। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका हम पीडीएफ आप लोग को भेज भी देंगे। ठीक है, और इस पेज का तो 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चन और होगा। ये 100 क्वेश्चन थोड़े और क्लियरिटी के लिए देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है।
से तो सोच रहे थे कि आज पूरा क्वेश्चन आपको करवा देते, लेकिन ये थोड़े छोटे हो गए। सेवेंटीन नंबर दिख पा रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी। दीपिका पल्लिकल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? वेलोड्रम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? संघमित्रा कलिता हैज बीन ऑनर्ड विथ विच अवार्ड रिसेंटली? दिख रहे हैं क्वेश्चन? देखिए अभी दिख पा रहे हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए जून 1972 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया था? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के लिए, और ये बनाया गया था नैरोबी में, केन्या। अफ्रीकन कंट्री है केन्या, और यहां पर बनाया गया था नैरोबी में। दीपिका पल्लिकल, सीधा सीधी क्वेश्चन है, ये स्क्वैश गेम से रिलेटेड है, स्क्वैश से। वेलोड्रम जो है ये साइकिलिंग में यूज होता है, जो उसका साइकिलिंग में यूज होता है टर्म वेलोड्रम, साइकिलिंग स्पोर्ट में है। ये इंडोर एरिना ऑफ ट्रैक होता है साइकिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखेंगे तो इसमें जो पुलित्जर अवार्ड संघमित्रा कलिता हैज बीन ऑनर्ड विथ विच पुलित्जर अवार्ड दिया गया था संघमित्रा को? ये लेखन के तौर पर दिया जाता है पुलित्जर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान रिजोल्यूशन को लाया गया था, और इसमें जो ऑप्शंस होगा इसके मुताबिक सही उत्तर होगा सिकंदर हयात खान। इसने ड्राफ्ट किया था। फैजुल हक जो थे, डी नंबर ऑप्शन, इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। अभी यही क्वेश्चन आ जाएगा कि हु इंट्रोड्यूस्ड पाकिस्तान रिजोल्यूशन, तो आंसर होगा फैजुल हक। अगर यही आ जाता है कि हु क्वाइंड द वर्ड पाकिस्तान, तो आंसर हो जाता है रहमत अली। पाकिस्तान शब्द को पहला बोलने वाला व्यक्ति रहमत अली। मोहम्मद अली जिन्ना का रोल उस समय तक नहीं था। अलग पाकिस्तान की मांग, अलग एक प्रांत चाहिए था, ये 1930 के दशक में जिन्ना ने उठाया जरूर था, लेकिन पाकिस्तान शब्द को देने वाले व्यक्ति रहमत अली थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिला करके पाकिस्तान वर्ड बताया, और ये बताया कि पाकिस्तान एक अलग प्रांत होना चाहिए। तो अगर आएगा कि हु क्वाइंड द वर्ड पाकिस्तान, तो आंसर करेंगे रहमत अली। 1933 में पाकिस्तान शब्द की कल्पना किया था। अगर आएगा कि किस अधिवेशन में पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में लिखेंगे, लाहौर सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि किसने इसकी ड्राफ्टिंग की, पाकिस्तान की ड्राफ्टिंग किसने की इस रिजोल्यूशन की, तो उसमें आंसर लिखेंगे सिकंदर हयात खान। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान को का प्रपोजल को किसने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आंसर लिखेंगे फजलुल हक।
सबके लिए अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज जॉर्ज सिक्स। भारत की आजादी के समय जॉर्ज सिक्स जो थे, ये उस समय ब्रिटिश के राजा थे। और जॉर्ज सिक्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था भारत की आजादी के समय 1947 में? ये जॉर्ज सिक्स 1935 के कानून लागू होने के बाद 1936 से जेम्स प्रिंसेप का नाम तो कोई और चीज में है। जेम्स प्रिंसेप 1837 में 1837 में वो क्या थे? ये ठीक है, किरण देवी वाला है उत्तर। जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि की खोज किए थे। कहां से वो नाम आप लोगों ने डाला? क्लेमेंट एटली, ये सही है, किरण देवी का ठीक है। माउंट बेटन प्लान जून 1947 में किस प्रोविंस में रिफरेंडम की बात कर रहा था? सिंध, बलूचिस्तान या NWFP, ये सभी में 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान लाया गया था। और ये रिफरेंडम मतलब जनमत संग्रह करना, ये इसलिए करना चाहते थे कि क्या लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो ये सभी स्थान पर, यानी कि चारों स्थान पर, सिंध में, बलूचिस्तान में, NWFP में, सारे स्थान पर इन्होंने इसकी शुरुआत करने की सोची थी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये ठीक ही है। 3287263 3287263 भारत का टोटल एरिया है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी सही है। भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो सही है। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भी सही है। और नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, देखिए ये तो रॉन्ग है, तो आसानी से इसका आंसर आ गया। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस आइलैंड पर है? भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के किस आइलैंड पर है? बताइए। Southernmost point of India, Indira Point, is located on which island of Andaman Nicobar group? किस आइलैंड पर है? निकोबार, चलिए ठीक है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। आइलैंड का नाम ग्रेट निकोबार है।
कोई इसमें से आप में से कोई है जो इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड बता दे? साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो है उसकी डिग्री क्या है, कितने डिग्री पर है वो, कोई भी बता दीजिए। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ इंदिरा पॉइंट विच इज ऑल्सो नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट? 6 डिग्री, 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ, मतलब 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ, ये उसका सही लोकेशन है इंडिया का दक्षिणी बिंदु का। और ऐसे अगर पूरे भारत की बात की जाए तो जो आप देख रहे थे भारत में, पूरे भारत की नहीं, सिर्फ भारत के मुख्य भूमि की, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो ऑप्शंस में अभी था यहाँ पर, वो कैप कैमोरीन, वो कैप कैमोरीन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, कैप कैमोरीन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इन विच रिपोर्ट ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड? किस रिपोर्ट में बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस को देखा गया था? सही उत्तर इसमें बी होगा, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। इसमें ये तय किया गया था कि कौन कौन से बैरियर होंगे भारत के गुड गवर्नेंस में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे, डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में बोल रहा है, पंचायती राज से रिलेटेड है ये? तो इसमें बताइए सही उत्तर क्या होगा। 243ZD और 243ZE, ये दोनों में से कोई होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, टू 243ZD, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, एक मैचिंग है, आप इसको कर लेंगे आसानी से। 27 बहुत हार्ड नहीं है, आपको मैच करना है। इसका आंसर ए ज़्यादा सही है, जिस प्रकार से दिया हुआ इसी प्रकार से। लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी तो आसान है ये। 28 रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन फॉर इंक्रीज द शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेज बिटवीन सेंटर टू स्टेट हैज बीन फिक्स्ड एट। 14वीं फाइनेंस कमीशन ने कितने प्रतिशत पर फिक्सेशन कर दिया था? टैक्स डिवोल्यूशन कमेटी जो बनी थी, और ये 42% पर किया था, 42% पर दिया था 14th फाइनेंस कमीशन, जिसमें वाई बी रेड्डी चेयरमैन थे। ये 2015 में पार्लियामेंट में बिल भी आया था। तो सही उत्तर इसका होगा 42%। किलो बाइट्स में कितने बीट होते हैं? सभी साइड के क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में पिछली बार, तो आपको उसी प्रकार से हर कुछ पढ़ना होगा। सही उत्तर क्या होगा? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए किलोबाइट? बाइनरी टर्म्स में किलोबाइट्स 1024 होता है, इसलिए 1 × 1024 बाइट्स होगा। तो 1 बिट इज 8 बिट्स
होता है तो उसको 1 × 1024 × 8 कर देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा 8192। 8192 ये सही उत्तर होगा। इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्लॉटर और प्रिंटर। इसमें से कौन आउटपुट नहीं है? आउटपुट नहीं है पूछा गया है। सही बताया। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कंप्यूटर भी आप लोग को जानना होगा। ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम, ओपन ऑफिस, लिनक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 68, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम हाई टू लो इन द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो सही उत्तर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ओपन सोर्स नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप डेंसिटी के आधार पर भी याद कर लेंगे और सही उत्तर इसमें सी हो रहा है। इसी प्रकार से NSSO जो है ये जो डेटा तैयार करती है, आपको पता होगा पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए पहले CSO होता था, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वर्तमान में इसको NSSO करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो जो नया भी कानून आया है खाद्यान्न को लेकर के, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद जनजातीय क्वेश्चंस है, या फिर जैसे कि इंडिया का रैंक क्या था जो रियो पैरा ओलंपिक था, और अभी जो ओलंपिक चल रहा है इसके पहले वर्ल्ड गेम भी हुए थे, तो उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ लीजेंडरी रणथंबोर टाइगर दैट डाइड रिसेंटली। तो ये क्वेश्चन अक्सर इस प्रकार के आते हैं टाइगर रिजर्व से संबंधित। जो इंडिया में अलग अलग टाइगर रिजर्व है उसको भी ध्यान देना है। तो इसका आंसर तो ए हो रहा है। और इंडिया का फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन, तो ये सेटेलाइट सेंटर से क्वेश्चन है इंडिया का, INS अरिहंत जिसका नाम हो रहा है। प्रोजेक्ट लून, तो IT सेक्टर से भी इन दिनों काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान देना होगा कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर अप किया जाए। और हमारी समझ में, जैसे अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन डेटा और एरिया वाइज डेटा, ये दोनों को ज़रूर से याद करेंगे। इंडिया का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में राज्य कौन से होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन होगा, और साथ ही साथ वर्ल्ड का भी याद कर लीजिएगा। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार से जो नए डेटा आए हैं बेरोजगारी को लेकर के, गरीबी को लेकर के, इसको भी ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं, जिसमें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है ये नवरत्न के लिए भी होता है, 2011 में लाया गया था ये, और इसलिए उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत सरकार की एग्जिम पॉलिसी, भारत सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी से भी क्वेश्चंस आएगा। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार गुजरात में वर्ष 2000 में, और ये बेसिकली क्या है कि भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी भारत के राज्य हैं वो सभी राज्यों से कनेक्टिविटी होगी। जो कनेक्टिविटी एक नियरेस्ट पोर्ट के पास, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा वहाँ से पोर्ट तक उसको कर दिया जाएगा। और वो सीधी इसकी उद्देश्य ये रखा गया है कि किसानों का सामान जर्मनी में भी जा कर के बिक सकता है। इसकी एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिख रहा है कि चालुक्यन रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्षवर्धनवाद। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हर्षवर्धन के दक्षिण विजय को किसने रोका था नर्मदा नदी के किनारे, तो वो तो चालुक्यन पुलकेशिन सेकेंड। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो रुमेनदेई अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। 618 AD में ये हुआ था। चालुक्यन रूलर पुलकेशिन द्वितीय ने इसको किया था।
तो ये भी अक्सर आते रहता है। जूनागढ़ अभिलेख भी रुद्र दमन का फेमस है, गिरनार अभिलेख फेमस है, तो उसको भी ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू राजा के रूप में जाने जाते हैं। और मैग्नेटिक कंपास का अर्लीस्ट एविडेंस जो है इंडियन सी में यूज करने वाले सदरुद्दीन मोहम्मद औफी हैं। हालांकि इब्न बतूता ने भी किया था, निकोली कोंटी ने भी किया था, लेकिन अर्लीस्ट इनके नाम से आता है। और मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करते हुए अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि जिन्होंने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगा लिया था, तो वो अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका के पास में वहाँ एक स्टेट भी है, मैगलन स्टेट है, जो पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ती है। तो वहाँ चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम ही मैगलन था, उन्हीं के नाम से वो बना हुआ है और वो नाम है। मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ को बताता है, और जो पानी जहाज़ होते हैं नेविगेशन में काफ़ी यूज होता है। और मैग्नेटिक नॉर्थ का, जिसमें जो नेविगेटर होते हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ से 11 डिग्री, मतलब वहाँ से एंगल अगर देखेंगे, इंक्लिनेशन जो देखेंगे तो 11 डिग्री वेस्ट की ओर में नॉर्थ पोल है, जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ है। तो जोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में एक अंतर है, और ये दोनों चीज़ें का जो डिफरेंस है वो नज़र साफ तौर पर आता रहता है। तो वर्ल्ड मैप पर भी बहुत सी चीज़ें आपको जाननी है। स्वेज कैनल, जैसे कि किस दो सागर को जोड़ता है, और किस दो लोकेशंस को, मतलब जो सबसे पहला पोर्ट होगा स्वेज कैनल पर वो कौन सा होगा, अगर आप रेड सी की साइड से जाते हैं या फिर मेडिटेरियन सी के साइड से आते हैं। वैसे ही पनामा कैनल पर 2 इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन से होंगे, ये भी आपको जानना होगा। तो इसके साथ आप देखिए कि सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन, तो बलबन के टॉम में दिखता है फर्स्ट रूलर आर्क जो है वो। और मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज सुहरावर्दी सिलसिला को कहते हैं। और ये जनजाति है थारू, भील, गड्डी और जो मुंडा है, तो जिसे जानते हैं कि गड्डी हिमाचल प्रदेश में होगा। और आप बाकी भी जान ही रहे होंगे सभी को, जो भील जैसे जनजाति है, भील या थारू या मुंडा तो झारखंड में है ही, तो हम मैचिंग कर सकते हैं ऐसे। राइबोसोम्स जो है आरएनए होता है वो, या फॉल स्मेल ऑफ डेड फिश इज़ ड्यू टू अमीनो कंपाउंड्स होते हैं। नॉन स्टिक जो फ्राइंग पैन है वो टेफ्लॉन का बना होता है, इन दिनों काफ़ी चर्चा में होता है नॉन स्टिक वाले, तो ये इम्पोर्टेंट है। या विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ पूरनमल, तो वो शिव टेम्पल था। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन देखिए आगे 89th अमेंडमेंट से क्वेश्चन है कि SC ST इंटू 2 सेपरेट बॉडीज जो बनाया गया था नेशनल कमीशन, ये 89th अमेंडमेंट था। संविधान के कितने भाग थे जिस समय में अपनाया गया था, तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कितने आर्टिकल्स थे। और अमेंडमेंट जो है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए पॉलिटिकल पार्टी पे अक्सर आप देखते होंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और झारखंड का रेसिडेंट जो है दीपसेन गुप्ता, ये चेस से है। स्टैंड अप इंडिया जो है जिसमें इंटरप्रेन्योरशिप एमंग द वीमेन इंटरप्रेनर के लिए किया गया था। तो बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो मतलब ईजी होते हैं। दल बदल कानून इन दिनों चर्चा में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखते होंगे कि अधिकांश जो पार्टी है वो दल बदल कर रही है, और इसको लेकर के बार बार दिक्कत भी आता रहता। पहला 1/3 था, अभी दल बदल करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी पार्टी को, यानी कि कोई व्यक्ति 100 MLA वाला कोई पार्टी है सोचिए, और उसमें बहुत से लोग पार्टी से अलग होना चाहते हैं, तो उनको 67 कैंडिडेट लेके अलग होना होगा, नहीं तो उसकी मान्यता चली जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, उसकी मान्यता नहीं तो जा सकती है। तो ये कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। बाकी अमेंडमेंट भी आप जैसे 42nd अमेंडमेंट है, 44th है, 89th है, 86th है, तो कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आपको भी जानना चाहिए, ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन जो है आप बना पाएँ। तो और भी काफ़ी क्वेश्चंस है जो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे अलग अलग एग्ज़ाम के पर्पज़ से। JPSC के साथ साथ आप BPSC UPSC की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, और एग्ज़ाम में उससे भी
संबंधित कई प्रश्न आते हैं। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मूव करें। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड में सबसे डेंसिटी वाला ज़िला कौन सा है, सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, झारखंड के किस ज़िला में सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल रेशियो है। तो इसका भी आंसर आप कीजिए जल्दी से कि मेल और फीमेल रेशियो सबसे अच्छा अनुपात झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस ज़िले का है, सबसे कम डेंसिटी किस ज़िले का है। ये मतलब जानना ज़रूरी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में और बच्चे वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो उस गलती से निपटने के लिए आपको अभी आंसर करना होगा और आप जल्दी से आंसर कीजिए ताकि हम आपका देख पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तब तक हम अगली क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे फर्स्ट प्राइज ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये किसको दिया गया था, जिसमें अवार्डेड रिसेंटली टू विच मूवी। तो उस समय में ब्लैक एंड वाइट को दिया गया था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 12वां 5 ईयर प्लान को लेकर के भी क्वेश्चन है। 12वां 5 ईयर प्लान जो है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट को बताता है या फिर ऑल ऑफ द एबव को बताता है, तो ये भी जानना होगा। तो हमें लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपके हो गए।